दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे 2024 में रिलीज हुई एक फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। प्यार, धोखा और विश्वासघात की इर्द गिर्द घूमती इस फिल्म की कहानी देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक अंधेरी रात में दो शराबी एक जंगल में बने कब्रिस्तान से गुजर रहे होते हैं, जहां कई सूखी और सड़ी हुई लाशें पड़ी होती हैं। दोनों शराबियों में से एक वहीं मुर्दों के पास खड़ा होकर पेशाब करने लगता है। तभी जमीन के नीचे से एक बड़े सांप की पूंछ निकलकर उस शराबी को जकड़कर निचोड़ देती है, जिससे वो वहीं दम तोड़ देता है। फिर जैसे ही दूसरा शराबी अपने साथी की ओर चेहरा घुमाता है, वो खतरनाक सांप उसके साथी के शरीर से बाहर निकलकर उसे भी जकड़कर निचोड़ देता है। थोड़ी देर बाद इसी कब्रिस्तान से होकर ली नाम का एक आदमी और उसका साथी भी गुजर रहे होते हैं। इस दौरान कुछ मुर्दे हिलते हैं, जिससे डरकर दोनों भागने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें वहां डरी सहमी हुई एक खूबसूरत लड़की दिखती है। ली उससे कहता है, मैं मुर्दों को सिलने का काम करता हूँ। तो वो लड़की कहती है, कुछ दिन पहले मेरी छोटी बहन की हत्या हो गई थी, इसलिए मैं चाहती हूँ आप उसके सिर को धड़ से जोड़कर सिल दें। तो ली इसके लिए तैयार हो जाता है, पर उसके साथी को कुछ गड़बड़ लगती है। फिर वो अनजान लड़की उन दोनों को वहां जंगल में बने एक पुराने घर की ओर ले जाती है। जब वो दोनों उस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो घर खंडहर हो चुका है और ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं रहता। अंदर ली को एक लड़की का धड़ दिखता है, तो वो उसका सर उसमें जोड़कर सिलने लगता है और फिर मंत्र पढ़कर सिर और धड़ को पहले की तरह ही जोड़ देता है। पर उसको ये नहीं पता था कि इसका अंजाम कितना खतरनाक होगा, क्योंकि ऐसा करते ही बाहर तेज आंधियां चलने लगती हैं और दरवाजा खुल जाता है। तो जैसे ही ये लोग दरवाजा बंद करके वापस मुड़ते हैं तो देखते हैं कि वो डेड बॉडी वहां से गायब होती है। ये देखकर ली के साथी की फट जाती है। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, वो लड़की अपना सिर हाथ में पकड़कर इन लोगों की ओर बढ़ने लगती है। उसके सिर और धड़ से कई सांप लटक रहे होते हैं और ये वही लड़की होती है जो इन लोगों को कब्रिस्तान से झूठ बोलकर यहाँ अपने साथ लाई थी, ताकि अपने सिर को धड़ से जुड़वाकर फिर से अपनी शक्ति पा सके। उसका ऐसा रूप देखकर वो दोनों वहां छुपने की कोशिश करने लगते हैं, पर यह लड़की उल्टा लटककर अपने शरीर के सर्प के जरिए ली के साथी की ऊर्जा सोख लेती है। दरअसल ये लड़की एक सर्प राक्षसी थी और अपनी शक्ति बढ़ाने और जवान बने रहने के लिए अपने शरीर के सांप द्वारा इंसान की ऊर्जा खींच लिया करती थी। तो ली के साथी को मारने के बाद वो ली की तरफ मुड़ती है। बचने के लिए ली अपनी सुई धागे से अवरोध बनाने की कोशिश करता है, पर सर्प राक्षसी सर्पिका ताबूत मारकर उसे नीचे गिरा देती है और ली से कहती है कि मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई मेरे सिर और धड़ को जोड़े और मैं अपने इस शरीर में वापस आ सकूं। इसके बाद वो ली को बेहोश कर देती है। अगले सीन में जब ली की आंख खुलती है तो वो अपने होटल में होता है। वहां से वो अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी रुइया उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे, लेकिन ली को पिछली रात की कोई भी घटना याद नहीं होती। वहां पर वो लड़की सर्पिका भी आई हुई होती है और उसने ही कल रात की सारी घटना ली के दिमाग से मिटा दी थी। तो अब ली की पत्नी रुइया उससे कहती है, ये सर्पिका है, ये मजबूर है, इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रहने की जगह दे दी है। पर रुइया सर्पिका के असली इरादों से अनजान होती है और ली के दिमाग से भी सर्पिका का असली चेहरा मिट चुका होता है। अगले सीन में उस राज्य के मंत्री को दिखाया जाता है, जो अपने सैनिकों से कहता है कि पता करो कि आखिर इस तरह की मौतें कैसे हो रही हैं, कि इंसान का शरीर बिल्कुल लकड़ी की तरह सूख जा रहा है। तो उसका सलाहकार और सिपाही कहते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद के सीन में सर्पिका को ली के गेस्ट हाउस में दिखाया जाता है, जहां वो गेस्ट हाउस की मैनेजर महिला को पहले बेहोश करती है और फिर अपने सांप के जरिए उसके शरीर की ऊर्जा सोख कर उसे मुर्दा बना देती है। दूसरी ओर रुइया, जो कि एक नेक महिला होती है, सर्पिका का सच जाने बिना उसे घर के पीछे के कमरे में रहने के लिए जगह दे देती है। रात में ली जब सर्पिका के कमरे के पास से गुजरता है तो उसे वहां लाश की बदबू आती है, पर ली को पता न चल सके इसलिए सर्पिका दरवाजा खोलकर खुद ही बाहर आ जाती है और ली को रिझाने की कोशिश करती है। अगले सीन में हम एक शिकारी को देखते हैं जो कई दिनों से सर्पिका की खोज में था और हर जगह सूंघ सूंघ कर उसका पता लगा रहा होता है। इधर नहाते वक्त सर्पिका अपने आगे के प्लान के बारे में सोच रही होती है। उसी रात वो शिकारी सूंघते हुए कब्रिस्तान में बने उस पुराने घर में भी जाता है,
जहाँ सर्पिका रहा करती थी। सर्पिका को ये बात पता चल जाती है और वो अपने सर्प रूप में आकर शिकारी पर हमला करने लगती है, लेकिन वो शिकारी उछलता कूदता हुआ उसके हमलों को नाकाम कर देता है और फिर वो उस सांप के मुंह में अपनी छतरी घुसा देता है, जिससे सर्पिका भागकर घर में घुस जाती है और लड़की के रूप में आ जाती है। वहां से वो वापस रुइया के घर के पास लौट जाती है। वो जख्मी होती है, इसलिए वो वहां से गुजर रही रुइया पर पीछे से हमला करके उसकी ऊर्जा सोखने की फिराक में होती है, लेकिन रुइया को कुछ आवाज आती है तो सर्पिका पीछे हट जाती है और लड़की के रूप में उसके सामने आ जाती है। उसे देखकर रुइया उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो सर्पिका बहाने बनाने लगती है। इसके बाद जब सर्पिका उसके साथ घर लौटने लगती है तो रुइया उससे अपना दुख साझा करते हुए बताती है कि मैं मां नहीं बन सकती। काफी इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सुनकर सर्पिका के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है और वो रुइया से हमदर्दी का बहाना करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ, जिससे तुम माँ बन पाओगी। ये सुनकर रुइया बहुत खुश हो जाती है, पर वो आने वाले खतरों से अनजान होती है। अगले दिन रुइया सर्पिका के कमरे में जाती है तो वो उसे लेटने को कहती है। फिर वो उसकी पीठ के नस दबाकर उसे बेहोश कर देती है और उसके बॉडी के साथ कुछ अजीबोगरीब करने लगती है। रात में जब रुइया को होश आता है तो सर्पिका उससे कहती है कि अब तुम धीरे धीरे बेहतर महसूस करोगी और ठीक हो जाओगी, इसलिए आज रात तुम फिर यहाँ आना। पर बेचारी रुइया उसके असली इरादों से अनजान होती है। उसी रात कब्रिस्तान में शिकारी फिर से सर्पिका के पीछे लग जाता है और उससे कहता है पिछली बार तो तुम बचकर भाग गई थी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर्पिका अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वहां से चली जाती है। दूसरी ओर मंत्री के सिपाही भी सर्पिका के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि सर्पिका ही वो संदिग्ध औरत है और वही हत्याएं कर रही है। तो सर्पिका उन सिपाहियों से बचकर भी भाग निकलती है, पर दोनों सिपाही उसका पीछा करते करते उसके कमरे के सामने जा पहुंचते हैं। इधर अंदर रुइया बेहोशी के हालत में बेड पर पड़ी होती है और सर्पिका उसके सामने अपनी औरत वाली खाल निकालकर सांप वाले रूप में आ जाती है। फिर अपने कई फनों के साथ रुइया के शरीर के करीब जाती है। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से वो दोनों एक एक करके खिड़की में छेद के जरिए अंदर देखते हैं तो सर्पिका का नागिन वाला रूप देखकर दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद रुइया को होश आने पर सर्पिका उसे दवा बताकर कोई अजीब चीज पकाकर देती है तो रुइया उसे बिना जाने समझे पी लेती है और फिर वहां से चली जाती है। उसी रात ली अपने पत्नी के लिए एक हेयरपिन गिफ्ट लेकर उसके साथ तैयार होकर रात्रि भोज करने जाता है। वहां वो ली को कुछ पीने को देती है, पर उसे पीते ही ली का दिमाग अजीब तरीके से घूमने लगता है और उसे सामने सर्पिका दिखाई देती है। वो ली को रिझाती है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दरअसल ये सर्पिका ही थी जो रुइया की बॉडी में घुसकर उससे संबंध बना रही होती है। वो कई दिनों से ये करना चाह रही थी, इसलिए उसने रुइया के शरीर को अपना मोहरा बनाया। थोड़ी देर बाद सर्पिका जब उसकी बॉडी से हटती है तो ली की कंडीशन देखकर रुइया को समझ आ जाता है कि सर्पिका यहाँ उन लोगों के साथ कुछ गलत कर रही है। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो जाती है, इसलिए सर्पिका को अपने घर से निकालने के लिए वो उसके कमरे में जाती है। वहां अंदर अलमारी में उसे होटल वाली महिला की डेड बॉडी दिखती है, लेकिन तभी पीछे से सर्पिका वहां आ जाती है तो रुइया चौंक कर वहां से जाने लगती है। इस पर सर्पिका उसके सामने अलमारी फिर से खोलती है तो उसमें लाश नहीं दिखती। दरअसल ये सर्पिका का ही एक जाल था जिसमें वो रुइया को फंसाना चाह रही थी। सुबह जब बिस्तर पर रुइया के सामने ली सर्पिका का जिक्र करता है तो रुइया उसे अपने घर से हटाने का ठान लेती है और मंत्री के पास जाकर उससे कहती है कि वो संदिग्ध लड़की हमारे घर में ही रुकी हुई है। दूसरी ओर घर में सर्पिका ली से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी रखैल बना लो, मुझे तुम्हारे साथ रोज संबंध बनाना है। पर ली कहता है रुइया मेरी पत्नी है और मैं उसके जीते जी ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। तो दूसरे दिन मंत्री के सिपाही रुइया की सूचना पर उसके घर आ जाते हैं। उन लोगों को वहां देखकर ली पूछता है कि आप लोगों को यहाँ किसने भेजा, तो रुइया सामने आकर कहती है कि इन्हें मैंने बुलाया है। दरअसल ली सर्पिका के साथ संबंध बनाकर उसकी हवस के जाल में फंस चुका था और वो नहीं चाहता था कि सर्पिका वहां से जाए। अब रुइया उन सिपाहियों को सर्पिका के कमरे में ले जाती है, पर वहां उन लोगों को कोई सबूत नहीं मिलता। दरअसल ये सब सर्पिका की एक चाल थी, ली के नजरों में अच्छी बनने और रुइया को उसकी नजरों में गिराने के लिए। फिर सर्पिका खुद उन लोगों के सामने आती है और कहती है कि मैं ही हूँ वो लड़की जिस पर इन्हें शक है। इसके बाद वो उन सैनिकों के साथ दरबार में चली जाती है और वहां सबसे कहती है कि रुइया ही वो सर्प राक्षसी है जो सबको मार रही है और उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया
गया है। तो मंत्री का सलाहकार उससे कहता है कि हम ये कैसे मान लें कि तुम सच बोल रही हो। इस पर सर्पिका कहती है कि मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे ये साबित हो जाएगा। दूसरी ओर ली रुइया पर नाराज होते हुए कहता है, तुमने बेचारी सर्पिका को झूठे आरोप में पकड़वा दिया। इस पर रुइया कहती है कि आप उसका असली रूप नहीं जानते। फिर वो कहती है कि यकीन ना हो तो उसकी अलमारी खोलकर दिखाती हूँ, पर अलमारी खोलने पर उसमें लाश नहीं होती क्योंकि सर्पिका पहले ही उसे हटा चुकी होती है। ये देखकर ली की नजरों में रुइया झूठी साबित होने लगती है, जिससे वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जलन की वजह से एक भोली भाली लड़की पर शक करके उसको बदनाम कर रही हो। ये सुनकर रुइया को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि उसका पति किस कदर उस झूठी सर्पिका का पक्ष ले रहा। तो अब सर्पिका के हुस्न के जाल में अंधा हो चुका ली जेल में उससे मिलने जाता है। दरअसल सर्पिका एक खतरनाक योजना को अंजाम देने के लिए उस जेल में बंद थी। वहां वो ली से झूठ बोलते हुए कहती है कि तुम्हारी पत्नी रुइया एक सर्प राक्षसी है। ली को इस बात पर यकीन नहीं होता, पर सर्पिका कहती है कि ये सच है। दरअसल सर्पिका ने रुइया को सर्प राक्षसी घोषित करवाकर मार डालने का प्लान बनाया था, ताकि फिर वो ली के साथ रहकर संबंध बनाकर अपनी शक्ति हासिल करके हमेशा के लिए इंसान बन सके। इसलिए उसने रुइया के शरीर में कुछ ऐसा कर दिया था जिससे वो धीरे धीरे राक्षसी बनने लगी। इधर रुइया के शरीर में कुछ अजीब सा होने लगता है और उसकी आंखें सर्प राक्षसी जैसे होने लगती हैं। अब सर्पिका सबके सामने रुइया को राक्षसी साबित करने के लिए सैनिकों को रुइया पर एक पाउडर फेंकने को कहती है, जिससे राक्षस में बदल रहा उसका शरीर झुलसने लगता है। रुइया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। दर्द से चीख रही उस बेचारी की ऐसी हालत देखकर ली और सैनिकों को लगता है कि रुइया ही सच में वो सर्प राक्षसी है। तो ली उसके पास जाता है। बेचारी रुइया उसे प्यार जताकर सच बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन सर्पिका के हुस्न के जाल में फंसने की वजह से ली सच देख नहीं पा रहा होता और वो रुइया को राक्षसी समझकर उसके शरीर में उसकी ही हेयर पिन घुसा देता है और कहता है कि तुम रुइया नहीं हो। फिर देखते ही देखते सभी सैनिक उस बेचारी पर टूट पड़ते हैं और उसको बुरी तरह मारने लगते हैं। वो लोग हर हाल में उसकी जान लेने पर उतारू होते हैं। घायल होने के बाद भी किसी तरह बेचारी रुइया वहां से भाग निकलती है। उधर जेल में मंत्री और सलाहकार सर्पिका से मिलकर कहते हैं कि आपकी बात सच साबित हुई है, रुइया ही वो सर्प राक्षसी है और आप निर्दोष हैं, इसलिए आपको सम्मान के साथ छोड़ा जा रहा है। फिर मंत्री उससे कहता है कि रुइया भाग गई है, इसलिए उसे पकड़ने का कोई प्लान बताओ। तो सर्पिका उनसे कहती है ठीक है, क्योंकि वो चाहती थी कि इसी बहाने मंत्री और उसके सैनिक रुइया को मारकर उसका काम तमाम कर दें और उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ हो जाए। तो अब रुइया सैनिकों से कहती है कि कब्रिस्तान वाले जंगल में सुअरों का दिल और शराब रख दो। राक्षस होने की वजह से जब वो उसको खाने बाहर निकलेगी तो उसको पकड़कर मार डालना। उसकी बात मानकर ये सैनिक ऐसा ही करते हैं। उधर ली को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो कब्रिस्तान में रुइया को ढूंढने जाता है और रुइया को जोर जोर से पुकारता है। वहीं थोड़ी दूरी पर सर्पिका दुखी रुइया के पास खड़ी होकर उसे ब्लैकमेल करती है कि तुम चुपचाप रहना, नहीं तो मैं ली को मार डालूंगी। रुइया अपने पति को बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी खातिर वो ली की पुकार का जवाब नहीं देती। फिर रुइया सर्पिका से पूछती है कि आखिर तुम हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। इस पर सर्पिका उससे कहती है, मुझे संबंध बनाने के लिए ऐसा इंसान चाहिए जो दिल का साफ हो और मुझे प्यार करे, ताकि मैं हमेशा इंसान के रूप में रह सकूं। इसके बाद वो रुइया से कहती है कि अब तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। फिर वो चालाकी दिखाते हुए रुइया को पकड़वाने के लिए उससे कहती है कि बाहर पेड़ पर सुअर का कलेजा लटका हुआ है, तुम उसे खा लो। बेचारी रुइया उसकी बात मानकर जैसे ही सुअर के कलेजे तक जाती है, वहां घात लगाकर बैठे सैनिकों को लगता है कि ये सच में एक राक्षस है और वो लोग उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर उसको घसीटते हुए वहां से ले जाने लगते हैं। इस दौरान वो बेचारी तड़पते हुए उन लोगों से गिड़गिड़ाती है कि मैं राक्षस नहीं हूँ और मेरे पेट में बच्चा भी है, इसलिए मुझे छोड़ दो। लेकिन वो सिपाही उसकी एक नहीं सुनते और उसे ले जाकर एक गर्म तेल के गड्ढे में डाल देते हैं, जिससे उसका शरीर बुरी तरीके से झुलसने लगता है और वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगती है। अब तक ली भी वहां आ जाता है और वो उस गर्म तेल में घुसकर उसको निकालना चाहता है, पर सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते। तो ली उन लोगों से गिड़गिड़ाता है, पर वो लोग उसकी भी बात नहीं मानते। तभी आग की एक मशाल फेंककर उस गड्ढे में आग लगा देती है, जिससे बेचारी गर्भवती रुइया जलने लगती है। ये देखकर ली सैनिकों से खुद को छुड़ाता है और दुखी होकर रोने लगता है। उधर रुइया तड़प तड़प कर मर रही होती है। आखिरकार थोड़ी देर बाद सैनिक रुइया की झुलसी हुई लाश को बाहर निकालते हैं। उसके शरीर के साथ उसके नवजात बच्चे का शव भी होता है। ये देखकर ली उन सैनिकों से कहता है, देखा तुम लोगों ने, ये बच्चा
बच्चा एक इंसान का है, ना कि राक्षस का, पर तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी और सर्पिका के बहकावे में आकर इतना बड़ा पाप कर दिया। ली को अब बहुत पछतावा हो रहा होता है कि काश उसने रुया की बात पहले ही मान ली होती तो उनकी हंसती खेलती जिंदगी आज इस कगार पर ना खड़ी होती। फिर वो अपने बच्चे का शव लेकर जोर जोर से रोने लगता है। अगले सीन में ली और शर्पिका को शादी करते हुए दिखाया जाता है, जहां ली उसे शराब पीने को देता है। तो जैसे ही वो शराब पीती है उसकी हालत बिगड़ने लगती है, क्योंकि ली ने उसमें शिकारी की दी हुई एक दवा मिलाई हुई थी। अब हालत बिगड़ने पर शर्पिका कब्रिस्तान वाले जंगल में भाग जाती है, पर वहां घात लगाए बैठे सैनिक उसको पकड़कर जंजीरों से जकड़ लेते हैं। इसके बाद ली उसके सामने आता है और कहता है, साली नीच, मैं तुम्हें वैसे ही तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता हूँ जैसे मेरी पत्नी मरी थी। ये सुनते ही गुस्से में आकर वो राक्षसी जंजीरों को घुमाकर सैनिकों और ली को दूर पटक देती है, जिससे ली घायल हो जाता है। अब तक वो शिकारी भी वहां पहुंच जाता है और उसकी उस राक्षसी से जंग शुरू हो जाती है, जिसमें कभी शिकारी उस पर हमला करता है तो कभी वो शिकारी पर। इस दौरान वो मक्कार शर्पिका एक पेड़ पर चढ़ जाती है तो शिकारी उसे खोजने लगता है, पर वो शिकारी पर पेड़ से उल्टा लटक कर पीछे से हमला करने वाली होती है। लेकिन उससे पहले ही शिकारी को ये बात पता चल जाती है और वो भी छलांग लगाकर उस पेड़ पर चढ़ जाता है। अब शिकारी का मुंह खुला देखकर वो दुष्ट चुड़ैल शिकारी के मुंह के अंदर अपनी लंबी जहरीली जीभ घुसा देती है, जिससे शिकारी जमीन पर गिर जाता है और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। फिर मौका देखकर वो डायन उसकी ओर छलांग लगा देती है, पर इससे पहले कि वो शिकारी को मार पाती, ली अपने सुई और धागों को पत्थरों में फंसाकर शिकारी के आगे एक जाल बना देता है, जिससे टकराकर शर्पिका का शरीर कई टुकड़ों में कटकर जमीन पर गिर जाता है। पर वो साली अब भी नहीं मरती। इधर शिकारी उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन ली थके होने की वजह से बैठ जाता है। इस बीच जमीन पर पड़े शर्पिका के शरीर के टुकड़े एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं और देखते ही देखते उसका धड़ उठकर खड़ा हो जाता है। फिर इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, वो धड़ अपने कटे हुए सिर को भी अपने हाथ में उठा लेता है और उस सिर को अपने धड़ से फिर से जोड़ देता है। इसके बाद शर्पिका सबसे पहले शिकारी को अपनी पूंछ में लपेटकर अपनी ओर खींच लेती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे एक पत्थर पर फेंक देती है, जिससे वो शिकारी खून की उल्टियां करने लगता है। शायद वो अब मरने वाला होता है। फिर वो दुष्ट राक्षसी ली की ओर मुड़ती है, लेकिन वो शिकारी भी नहीं मरता और शर्पिका को ली की ओर बढ़ता देखकर वो अपनी शक्ति से कई छतरियों से शर्पिका की ओर हमला कर देता है। इस दौरान ली अपने सुई धागे की शक्ति से उन छतरियों को एक में जोड़कर शर्पिका के चारों ओर एक घेरा बना देता है। फिर वो उस घेरे में खुद भी घुस जाता है और घेरे के साथ साथ घूमते हुए उसके पूरे शरीर में धागा लपेट देता है। इस बीच क्षत्रियों का वो घेरा बिखर जाता है तो शर्पिका अपने मुंह से सांप निकालकर ली पर हमला करने की कोशिश करती है, पर उसके पूरे शरीर में बंधे धागों को खींचकर ली उसे पूरी ताकत से जकड़ देता है, जिससे उसके शरीर से वो सांप बाहर नहीं निकल पाते। और फिर वो अपने सुई के माध्यम से उसके गर्दन के अंदर धागे भर देता है और उसके शरीर के अंदर के सांपों को अंदर ही सिल देता है। ऐसा करते ही शर्पिका तड़पने लगती है और उसके सांप उसकी गर्दन से बाहर निकलने की कोशिश में छटपटाने लगते हैं, पर जब वो बाहर नहीं निकल पाते तो शर्पिका का दम घुट जाता है और उसका शरीर काला पड़ने लगता है। आखिरकार उसकी गर्दन उसके धड़ से फिर से अलग हो जाती है और उसका शरीर और उसमें मौजूद वो सांप जलकर राख हो जाते हैं। इस तरह ली उस डायन से अपनी पत्नी की मौत का बदला ले लेता है। वहीं नीचे जमीन पर पड़ा शर्पिका का खूबसूरत चेहरा भी अब तक झुलसकर सूख चुका होता है। अगले सीन में कई सालों के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जब बुढ़ापे में ली अपने होटल में बैठा हुआ होता है। तभी वहां शर्पिका जैसी दिखने वाली एक लड़की आती है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।